कि आरफा शिरवानी साहिबा जो हैं वो खुद तो जीन्स पहनती हैं, खुद टॉप पहनती हैं, पर लड़कियों के, मुसलमान लड़कियों के पीछे में पिछाड़ में लगे रहती हैं। नहीं हिजाब कैसे बंद कर दिया जाएगा, नहीं हिजाब कैसे बंद कर दिया जाएगा। पहले आप हिजाब पहन लीजिए, पहले आप पहन लीजिए। नहीं चार शादी नहीं बंद होनी चाहिए, चार शादी नहीं बंद होनी चाहिए, चार शादी नहीं बंद होनी चाहिए, इट्स ऑल राइट। पहले आप चौथी बीवी बनकर दिखा दीजिए। नहीं हलाला हमारा हमारा इस्लाम है, हलाला हमारा इस्लाम है। आने वाले वक्त में अगर आपकी कोई बेटी बेटी हुई तो उसका हलाला करके देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि दर्द कैसा होता है ना, समझ में आएगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में जिन्ना बनने वाले जितने भी मुसलमान हैं उसको अब ईद का जवाब पत्थर से मिल रहा है। जैसे कल रात में 2 बजे जूनागढ़ में भाषण दिए हुए और सनातनियों को कुत्ता बोलने वाले मुफ्ती सुलेमान अजहरी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट देंगे उनको कानून के शिकंजे में हम जैसे लोग बिल्कुल उनको कानूनी तरीके से बिहाइंड द बार करने को तैयार बैठे हुए हैं। अब देखिए ऐसा है कि अगर शिरवानी साहिबा को इतना प्रॉब्लम है अडवाणी जी के भारत रत्न अवार्ड से, तो उसका कोई एक्सक्यूज तो होना चाहिए ना, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। वो कह रही है कि बचपन से उनको बहुत तकलीफ हुई है। ये बात तो मुनव्वर फारूकी ने भी बोला है, डोंगरी वाला, जिसको सलमान खान ने बहुत बड़ा दर्जा देने की कोशिश की है पर उसको बड़ा दर्जा नहीं मिलेगा। तो इसी देश से आरफा खानम शिरवानी को रिनाउंड फेस बनाया गया है। और आप जैसे जर्नलिस्ट भी जो कभी पाकिस्तान के चैनल पर, बड़े चैनल पर जर्नलिज्म कर चुकी हैं आप, और भारत के अगेंस्ट में भी बात कर चुकी हैं, कश्मीर के को लेकर के भी आपने बहुत सारी बातें कही हैं। तो आज आप जैसा जर्नलिस्ट जो मोदी भक्ति करने में नहीं थक रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में या तो उनका टिकट टू सीरिया या टिकट टू पाकिस्तान हो जाएगा, या तो फिर वो समझ जाएंगी कि नहीं भाई ठीक है, जो भारत में जो तरक्की याफ्ता देश और जो भारत इतना सक्सेस हो रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये जो झूठ का पलीदा है और ये जो झूठ का चूरन है, ये जो फितनाबाजी है, ये चलेगी नहीं। ये चीज आज नहीं कल समझ में आएगा। लेकिन होता क्या है ना कि लात का भूत बात से मानता नहीं है। पिछले 76 साल से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में ऐसे ऐसे जितने भी देश विरोधी लोग हैं उनको बड़ी बड़ी छूट मिली हुई थी। आइए अजमल खजब मारिए बम, आइए याकूब मेमन चला दीजिए, उड़ा दीजिए, आइए हाफिज सईद साहब स्ट्रैटेजी बना लीजिए, तो अफजल गुरु साहब आइए ना, हमारे यहाँ तो आपके यहाँ नारा लगेगा अफजल हम शर्मिंदा है तेरे खातिर जिंदा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ना बड़ी यहाँ पर प्रोवोकेशन भी थी और छूट भी थी। मगर ये देखे ना नाजिया कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल है, कई लोग शामिल हैं, इवन पॉलिटिशियंस शामिल है, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम हुआ भारत में, किस तरह से क्या कुछ चेंज आया। तो मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों की राय बदली है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जहां तक अगर हमारे टीवी चैनल्स की बात करें, ये मैं जरा टॉपिक से हटके बोल रही हूँ, लेकिन ये कि टीवी चैनल्स की बात करें जिसके कुछ लोग जो है वो न जाने कहां से क्लिप उठा के लगा रहे हैं कि मैंने अपने टीवी चैनल पे कुछ बोला है, तो मैं ये भी बता दूं कि हमारे टीवी चैनल पे डिक्टेशन दिया जाता है, इसी वजह से मैं काम नहीं कर रही हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जब पाकिस्तान वालों की सोच को बदल दिया तो हिंदुस्तान के क्यों नहीं। आपने एक टॉपिक उठा दिया है, I really don't need clarification। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग औरतों को किसी भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मेरा भी नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन दे भी नहीं रही, मेरा नहीं, मुझे चाहिए भी। एक बहुत छोटे कपड़े में मेरा भी एक डांस का वीडियो वायरल हुआ था, जो मैंने क्लास 12 में जब मैं पास हुई थी तो खुशी में मैंने सेलिब्रेट किया था। बहुत छोटा कपड़ा पहनी हुई है, लेकिन मैंने आज तक किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। बहुत मुसलमानों ने मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगा और पागल कुत्तों की तरह उन्होंने वायरल किया, पर मैंने नहीं क्लैरिफिकेशन दिया। अरे मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है। मैं क्लास 12 की एक बच्ची थी, मैंने पहना, मैंने सेलिब्रेट किया, उससे तुम्हें क्या लेना देना है। तो हमें किसी भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जितनी भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल महिलाएं होती हैं, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो क्लैरिफिकेशन में नहीं जाती हैं। एंड आई रियली डोंट बिलीव ऑन क्रिटिसिज्म, आई ओनली बिलीव ऑन ऑप्टिमिज्म। राइट, बिल्कुल सही। लेकिन नाजिया, मैं फिर वही अपने क्वेश्चन पर आऊंगी कि एज अ इंडियन मुस्लिम, आपके ख्याल से जो इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है या मोदी जी की गवर्नमेंट है 9-10 साल से, उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं? मैं शादी या तलाक या उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो बाहर निकल के काम करती हैं उनको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, उनको एक चाहिए होता है कि उनको एक स्पेस दी जाए। उसमें आप क्या समझती है कि क्या किया गया है? देखिए भारत की महिलाएं, मैं पूरा डेटा के हिसाब से बात करूंगी आपसे, ठीक है, ताकि व्यूअर्स को भी सही से समझ में आए। भारत की मुसलमान महिलाएं हो या कोई भी महिलाएं हो, किसी भी जात धर्म की महिलाएं हो, आजादी किसको कही जाती है? हमें नंगा तो नाचना नहीं है। हर वो महिलाएं बहुत खुश हैं
जो इस राष्ट्र से मोहब्बत करती हैं और राष्ट्र की तरक्की में अपनी तरक्की को महसूस करती हैं, क्योंकि जो देश तरक्की याफ्ता होता है उसका हर एक व्यक्ति तरक्की याफ्ता होता है। ठीक है, अब भारत में लाखपति दीदी की एक योजना आई, लाखपति दीदी, जिसमें 3 करोड़ महिलाओं का एक डेटा बनाया गया कि हम पहले 3 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनाएंगे, जिसमें 2022 में 1 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बना भी दिया गया। आवास योजना आई थी, आप लोगों को पता होगा, जिसमें घर मिल रहा था, सारे घर का रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्री जो है वो घर की महिलाओं के नाम से हुआ है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को घर में बैठ करके काम करने का एक बहुत प्रोविजन दिया गया। 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन दिया गया। आशा वर्कर्स को इंश्योरेंस से जोड़ा गया। आशा वर्कर एक योजना लाई गई जिसमें घर में महिलाएं बैठ करके जो आर्ट और कल्चर से काम करती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो काम करती हैं, उन सारी चीजों पर भी बहुत फोकस किया गया और 2024 के इंटरिम बजट में इसका परसेंटेज और भी बढ़ा दिया गया। अब आपने कहा सेफ्टी और सिक्योरिटी, बहुत सेफ है हम, बहुत सेफ, एक्सट्रीम लेवल पे सेफ है। और अगर मैं आपको डेटा बताऊंगी तो 89.7% बलात्कारी जो है वो मुसलमान अक्यूज्ड है, मुस्लिम अक्यूज्ड है। तो मुसलमानों की वजह से हमारे भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कभी तो भगदड़ झेलना पड़ता है, कभी जिहादी एक्टिविटीज झेलनी पड़ती है, कभी भड़काऊ भाषण झेलना पड़ता है, कभी टेररिज्म एक्टिविटीज और हिंदू मुस्लिम राइट के जैसा भाषण दे देते हैं ये लोग। तो इन लोगों का जो एक जिन्ना के प्रति जो मोहब्बत है और शरिया लॉ लागू करने का भारत में जो उनके अंदर एक सपना है, ये कहीं ना कहीं भारत के सुकून को बहुत परेशान कर देता है। अभी आप सोचे कि मैं यहाँ पर जन्म हुई, भारत में यहीं पर पढ़ी लिखी और यहीं पर एक रिनाउंड फेस बनी। आज पूरी दुनिया नाज़िया इलाही खान को जानती है। दिखने में बुरी नहीं हूं मैं, मुझे मुसलमान हिजड़ा बोलते हैं, पर मुझे नहीं लगता है, मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अच्छी खासी दिखने में। पर मेरे ऊपर ऐसे अटैक मुसलमान ने किया। मुझे गलियों में दौड़ाया गया, रेप करने के लिए मुसलमान गलियों में दौड़ाया गया, मुझे गाली गलौज किया, मुसलमानों ने किया। तो ये 82.7% सनातनी जो यहाँ पर रह रहे हैं, इसमें सारे मतलब आ जा रहे हैं, सारे जेंडर्स को, मैं बच्चों को भी ले रही हूँ। तो अगर ये खतरनाक होते तो फिर नाजिया को तो अभी तक बिल्कुल मर जाना चाहिए था। 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं हमारे यहाँ, हम अपने सारे जितने भी फेस्टिवल्स है वो खुलेआम मनाते हैं। यहाँ पर मोर देन 120 करोड़ की आबादी सनातनियों की है, जिसकी वजह से ये देश टॉलरेंस में है, ये देश चल रहा है, ये देश उन्नति कर रहा है। सेफ्टी सिक्योरिटी की तो कोई क्वेश्चन मार्क या डाउटफुल थॉट हमारे मन में आता ही नहीं है। बेचारी अगर वोटिंग भी करती है तो हिंदू लड़कियों की ही करती है। बलात्कार होता है तो क्रिश्चियन लड़कियों का, यहूदी लड़कियों का और हिंदू लड़कियों का होता है। लव जिहाद होता है तो भाई हिंदू लड़कियों का ही होता है, मुसलमान लड़कियों का नहीं होता, क्योंकि हिंदू लड़का ये करेंगे नहीं हमारे साथ। सेशन में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो हमारे कानून को जो चेंज किया है, ब्रिटिश से लेकर के जो हमारे भारत का कानून बना है, उस बैरिकेड में और भी ज्यादा महिलाओं के प्रति, महिलाओं के पक्ष में सेक्शंस को और भी स्ट्रिक्ट किए गए। संयुक्त अरब अमीरात में अध्यक्षता में इस समय दुबई में विश्व जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन COP 28 की बैठक चल रही है। दुनिया भर के नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में थे और पाकिस्तान के कार्यवाहक PM अनवारुल हक भी पहुंचे थे। बैठक के दौरान विश्व के सभी नेताओं की जो तस्वीरें खींची गयी, उनमें PM मोदी सबसे आगे खड़े हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पाकिस्तान के लोगों ने अपने ही नेताओं का मजाक बना दिया है। पाकिस्तान के कई लोगों ने ट्विटर पर इस तस्वीर को साझा करते हुए अपने PM से पूछा कि आप इसमें कहां हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा ने समिट की सभी नेताओं की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, PM मोदी पहली लाइन में खड़े हैं, लेकिन प्लीज इस तस्वीर में हमारे प्रधानमंत्री को ढूंढने में मेरी मदद करें। उनके इस ट्वीट पर कई लोगों ने रिएक्शन भी दिए हैं और लिखा कि उनको ढूंढने में तो 2 चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। आरजू काजमी नाम की यूजर ने पाक PM को ढूंढ निकाल
निकालते हुए बताया कि वह दाहिनी ओर सबसे पीछे खड़े हैं। COP28 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता दिखाते हुए अपील करते हुए कहा कि कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी लाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन घटाने पर तत्परता से काम किए जाने की जरूरत है। इसके लिए सभी देशों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्बन क्रेडिट का दायरा बहुत सीमित है। कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना की भी कमी है। हमारे समग्र ग्रुप में एक नई फिलॉसफी पर जोर देना पड़ेगा। COP28 जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक है। इस वार्षिक बैठक में जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए तैयारियों पर चर्चा हो रही है। इस सम्मेलन में करीब 200 देशों के नेताओं को बुलाया गया है। नेताओं के अलावा पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था, मानवाधिकार समूह भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर में बीते समय में जलवायु में आए परिवर्तन को देखते हुए यह सम्मेलन काफी अहम है।